सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पाकिस्तानी सियासत पर बिल्कुल सादिक आता है। कल की खबर है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने साथ चलने पर इत्तेफाक कर लिया है। अहम फैसले मिलकर किए जाएंगे, मगर आज बिलावल भुट्टो की ललकार है कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, जबकि जरदारी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैगाम है मुफाहमत। आसिफ जरदारी का कहना है कि हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। सवाल यह है कि मुखालिफिन से उनकी मुराद कौन है। सच ये है कि इंतखाबात की तारीख आने के बाद पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते शोर नहीं किए, जबकि नून लीग की हिकमत अमली सामने आने लगी है। ताज़ा खबर यह है कि नून लीग और MQM ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम लीग नून ने सिंध में पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालिफिन से, जी हाँ तमाम मुखालिफिन से इत्तिहाद का भी फैसला कर लिया है। MQM के अलावा GDA JUI के साथ सिंध में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। यूं नून लीग सिंध इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को टक्कर का मुकाबला देने की प्लानिंग कर रही है। अदाद शुमार पर नज़र डालें तो 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सिंध से 35 लाख जबकि इनके मुखालिफिन को 32 लाख वोट पड़े थे। अब नून लीग इन तमाम मुखालिफिन को अपने साथ मिलाकर पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। PPP मुखालिफिन से नून लीग का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या नून लीग की ये पॉलिसी कामयाब होगी? और सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब क्या दिया जाएगा? इसी से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि सवाल ये भी बनते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून को ये खदशा है कि वो अकेले अगर सोलो फ्लाइट लेती है तो मुकाबला नहीं कर सकती और हुकूमत में नहीं आ सकती? क्या ये वजह है कि वो पंजाब के साथ साथ दीगर सूबों में भी अब बात कर रही है कि जी सबसे इत्तेहाद हो सकता है? हत्ता कि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं बलूचिस्तान आवामी पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब JUI की सूरत में, अवामी नेशनल पार्टी है, मेंगल साहब हैं, महमूद अचकज़ई हैं, यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इनके साथ भी इत्तेहाद की बात की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में अख्तर मेंगल साहब कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब का भी बयान आ गया है, वो भी खुश नज़र नहीं आ रहे कि जनाब ये सारा कुछ जो किया गया, जिस तरह से भी हुकूमत चलाई गई। हमें ज्वाइन किया है सैयद इमरान शफकत साहब ने, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। इमरान शफकत साहब, ये जो हम देख रहे हैं MQM और नून लीग ने साथ चलने का ऐलान किया है, मिलकर इलेक्शन लड़ने का, आपके ख्याल से कितना इम्पैक्ट आएगा ये सिंध की सियासत में, जो खासतौर पर शहरी इलाके हैं वहाँ पर? और नून लीग अब कह रही है कि तमाम मुखालिफिन से पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद की तरफ जाया जाएगा। देखिए जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत में है तकरीबन कोई 15 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 15 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर सियासत करने का तो ख्याल भी नहीं गुजरा, अगर कभी गुजरा है। और वहाँ पर तंजीम का हाल ये था कि उनका कोई सदर ही नहीं था, ना कोई नीचे कोई ढांचा था। वैसे जब 2018 वाले इलेक्शन थे, वहाँ पर नून लीग ने एक हल्के की हद तक जो है वहाँ पर फैसल बोडा साहब को खबरें हैं कि शिकस्त दे दी थी, टफ टाइम दिया था, लेकिन फिर वो तरीके के साथ वो वहाँ पर चीज़ें उस वक्त के जो साहब थे वहाँ पर वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें सिंध पूरे को, कराची को नहीं पूरे सिंध को, तो वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतज़ामी ढांचा मौजूद ही नहीं। तो लिहाजा अगर आप ये समझें कि आपको 3-4 माह में वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को राइज होता देखेंगे, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर जोड़ तोड़ होती देखेंगे, तो वो शायद नहीं होगी। वही GDA जो था वो किसी दौर में नवाज शरीफ साहब का इत्तेहादी रहा। फिर जब ये बेसिकली तो एक ही दुकान के खरीदार हैं, एक ही आड़त से सौदा उठाने वाले हैं सारे के सारे। तो ये जब जिस तरफ हुक्म होता है, बिल्कुल उस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले के ऊपर इशारा अबरू उस तरफ से था कि इस तरफ को जाएंगी चलेंगी हवाएं, तो उस तरफ को चल पड़े जनाब साईं लोग सारे के सारे। तो अब भी उधर ही मामला है। अब लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मामला जो हैं वो सुकून मौल मिठे चौल। तो लिहाजा अब अगर आपने दोबारा किसी काबीना में बैठना है, वो PDM हो, वो GDA हो, PDM सॉरी मैं गलत कह गया, MQM हो या GDA हो या फिर बाप पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो, IPP हो, तो वो एक फितरी बात है कि वो कहाँ पर जाएंगी, वो उसी तरफ को जाएंगी जहाँ के इशारे होंगे। बिल्कुल तो ये बेसिकली इशारों की बात है
अच्छा, प्रैक्टिकली जो पॉलिटिक्स है, प्रैक्टिकली के अवामी सतह के ऊपर वो ना मार्जिन है, ना गुंजाइश है, ना वक्त है उतना कि अच्छा। आप 2-3 महीने में कोई बहुत बड़ा वहां पर कोई इनकलाब ले आएंगे, पार्टी सही। खड़ी कर लेंगे। इस तरह कुछ भी नहीं होने जा रहा। बड़ा ज़बरदस्त आपने तजिया किया सारी सूरत हाल का। महमूद मौलवी साहब ने ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। महमूद मौलवी साहब, सारी जमातें अब नून लीग की तरफ रुख कर रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आपका ताल्लुक चूंकि कराची से है, तो अब MQM भी चली गई, एक बड़ा धड़ा है, तो आपकी जमात कहाँ खड़ी है, या आप सियासत में क्या तब्दीली देख रहे हैं अब जब नून लीग सारे धड़ों को साथ मिला रही है? तो क्या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल जाएगा? ये दो सवाल। देखिए, मेरा कहना पहले भी मेरा ख्याल से कई चैनल पे था कि मैं जो देख रहा हूँ कि इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और सारे पार्टीज, मैं तो आपको आज ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में जब आप इलेक्शन हो जाएगा, आप देखेंगे पीपल्स पार्टी भी उसी नेशनल गवर्नमेंट में जो होगे हिस्सेदार होगी। कोई भी इस बाहर नहीं रहेगा, सिर्फ अलग अलग पोर्टफोलियो होगा। उसकी वजह ये है कि मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जो है इस वक्त अनरेस्ट। और अच्छा। दूसरी चीज़, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, पंजाब में PMLN और IPP लड़ रही हैं, पीपल्स पार्टी का भी कुछ से है। उसके बाद सिंध में पीपल्स पार्टी है, MQM है, IPP है, JUIF है और GDA है, जमात इस्लामी है। देखिए ना, सिंध में काफ़ी लोग हैं। KPK में जो है ANP है, जमात इस्लामी, JUI, IPP और जो है खटक साहब है। तो क्लियर मैंडेट नहीं होगा। तो जब क्लियर मैंडेट नहीं होगा तो एक टेक्निकली एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। तो सर, नेशनल गवर्नमेंट होगी तो ये तजर्बा, ये तो अपोजिशन कौन होगा फिर सर? नेशनल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी भी आप कहने चली जाएगी, सारी जमातों को नून लीग साथ मिला रही है, आपकी जमात भी उस नेशनल गवर्नमेंट का शायद हिस्सा बन जाएगी, तो फिर अपोजिशन कहाँ है? देखिए, अपोजिशन जो है ना, अब यही देखना है कि अपोजिशन में कौन लोग बैठेंगे और कैसे बैठेंगे। या तो जो है नेशनल गवर्नमेंट में जो है मेजर बड़ी बड़ी पार्टी सब मिल जाएंगी और जो छोटे पार्टीज हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे। उसकी वजह देखें, ये बड़ी पार्टीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कन्फ्रंट्रेशन। अच्छा। हो सकता है देखें जो PTI के कुछ लोग जीते वो अपोजिशन में बैठ जाए, और ये भी हो सकता है कि PTI के भी लोग, क्योंकि मुज़ाकरात अगर हो रही है, वो भी कहेंगे कि जी हमको भी नेशनल गवर्नमेंट में हिस्सा दे दो। अच्छा, ये तो कमाल हो जाएगा। इमरान शफकत साहब, ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया तजर्बा फिर होने जा रहा है, अगर तो इशारों पर काम चल रहा है तो सर ये तो अपोजिशन में कोई भी नहीं रहेगा फिर। देखें, हम ना, एक तो पहले दौर था जो हमने 5th जनरेशन वॉर, वो 5th जनरेशन हाइब्रिड डेमोक्रेसी की बातें सुनी थी। जी जी। मुझे ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी से ज्यादा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली डेमोक्रेसी है, ये वो वाली नजर आ रही है। देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई इतना दमखम नहीं है कि वो अपने ऑन के ऊपर खड़ा होके ये कहे कि हम जो हैं वो इस पोजीशन में हैं कि हम अवाम की तवक्कुआत के ऊपर भी पूरा उतर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कह रही है कि जी के हमने बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की, हमने सड़कें बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, उसको मोटरवे के मेडल मिलने से पहले उससे सवाल होंगे 16 माह की कारकर्दगी के। वो 16 माह की कारकर्दगी का जब हिसाब देगी तो फिर वो बताएगी। असल में देखे कि साहब का जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया गया और उन्होंने पाकिस्तान का असल में बेड़ा गर्क किया, हमने तो ये किया, हमने तो पाकिस्तान को बचाया, हमने तो सियासत नहीं देखी। ये बात किसी को समझ में नहीं आने वाली, ये लोगों का मसला है ही नहीं। तो लिहाजा जिनका मसला है वो इस चीज़ को टैगल कर रहे हैं और वो टैगल करेंगे कुछ इसी अंदाज से कि कोई पार्टी इस वक्त, कोई भी पार्टी, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर उसको खुला मैदान दे दिया जाए तो वो जनाब सबके दांत निकाल देगी, सबको पिछाड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। ये भी सिर्फ किताबी बातें हैं, हवाई बातें हैं। कोई भी, क्योंकि जब आप उम्मीदवार बनेंगे आके तो फिर आपको कम से कम और कुछ नहीं तो 4.5 साल का हिसाब देना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो KPK के कोई 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग के जो तजर्बात होते हैं, उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। तो लिहाजा जिनके ये मसले हैं कि एक मुल्क में एक हुकूमत होनी चाहिए, वो हुकूमत जो है वो इस तरह की होनी चाहिए, फिर ये उन्हीं का मसला है कि एक अपोजिशन भी होनी चाहिए।
तो वो ऑपोजिशन बना लेंगे। उनको ऑपोजिशन बनाते हुए कोई मसला लगना है, कोई टाइम लगना, कोई वक्त लगना, बना लेंगे। वो 85 में नहीं बनी थी, 85 में ही बनी थी, फिर बन जाएगी। तो ये कोई इतना मसला नहीं होगा। अच्छा महमूद मौलवी साहब, आप फिर किस तरह देख रहे हैं ये जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, ये बड़े अच्छा परफॉर्म करेगी, बड़े अच्छे तरीके से चलेगी? पीडीएम भी हमने एक तरह से तो नेशनल गवर्नमेंट ही थी सर, लेकिन 16 महीने में हमने देख लिया हाल। अपोजिशन तो थी नहीं उसमें, तो जो अपोजिशन थी तहरीक इंसाफ, वो तो इस्तीफे देकर निकल गए, और बाकी राजा रियाज साहब रह गए। वो आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, वो तो थे ही नून लीग के, उन्होंने ऐलान इस पर भी मेडल, तो इस पर इमरान खान साहब को मेडल दें। हाँ जी, तो वो 16 महीने सर, उससे ज्यादा ओपन फील्ड तो नहीं मिल सकती। तो वो कारकर्दगी आपके सामने है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप हमारे सामने है। हमने तो इसमें तो और ज्यादा बर्बादी देखी है, ऐसी बर्बादी कि आज महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि ये इन्होंने ये जहां बैठते हैं, ये पीपल्स पार्टी नून लीग, ये तबाह बर्बाद करते हैं। अख्तर मेंगल साहब वो नाराज नजर आ रहे हैं। बेशक मान जाएंगे, हर एक की अपनी सियासी मजबूरियां होती हैं, लेकिन बात यह है कि ये 16 महीने, अगर हम आम आदमी की बात करें सर, इससे बदतरीन दौर नहीं देखा कभी एक आम आदमी ने। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि ये 16 महीने एक तबाहकुन दौर था, मगर मैं आपको ये कहूँ कि देखिए अभी अगर हम सबको मिला के नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाते ना, इसके अलावा ऑल्टरनेट नहीं है। क्योंकि अगर ये इसको नहीं बनाते तो ऑल्टरनेट क्या है? फिर तो आपको डिक्टेटरशिप लाना पड़ेगा ना। देखिए मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये धरने, ये रोड की सियासत ने मुल्क के इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। अगर ऑपोजिशन में उस वक्त इमरान खान साहब बैठ जाते तो ये मुल्क बिल्कुल सही चल रहा था। देखिए पावर, मैं यही कहता हूँ ना, हर आदमी पावर में रहना चाहता है। अगर MQM पुल आउट हुई थी और जो है आपके पास नंबर्स पूरे नहीं थे, आपको ऑपोजिशन में बैठना चाहिए था। उसके बाद जो है टर्म के ऊपर इलेक्शन होता, और ना हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जाते हैं, ना जो है अवाम जो है आज सफ़र कर रही होती। देखिए ना, हम जब रोड पे आते हैं और असेंबलीज की हम बातें डेमोक्रेसी की करते हैं, पहले तो पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी लेके आए ना। 85% लोग कह रहे थे कि हमें असेंबलीज नहीं छोड़नी चाहिए, मगर कोई सुनता ही नहीं है। तो जहां डेमोक्रेसी की हम प्रीचिंग करते हैं, वहां प्रैक्टिस तो करें खुद। हम सब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, पार्टीज में पहले प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज ये कि आपके पास ऑप्शन क्या है नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए? क्या PML पूरी मेजोरिटी लेगी? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी मेजोरिटी लेगी? नहीं। अगर सर सब महमूद मौलवी साहब, अगर सब नेशनल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, अफहाम तफहीम से चलना है, तो फिर वोट किस चीज पर मांग रहे हैं? देखिए वो तो एक जिसको बोलते हैं ना, एक फॉर्मूला है कि जी वोट मांग के उसको करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने कहा ना, इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट, वरना तो नेशनल गवर्नमेंट वैसे ही बन जाती, मगर क्योंकि वो खाना पूरी होगी कि जी नेशनल इलेक्टेड है, तो वो सब इलेक्ट होके आ जाएंगे 5 साल के लिए। नेशनल गवर्नमेंट 16 महीने क्यों नहीं परफॉर्म कर सकी? हम कैसे समझेंगे अगले 16 महीने में या 16 साल में नेशनल गवर्नमेंट परफॉर्म कर जाएगी? 16 महीने में नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जब 5 साल के लिए आएगी, और सर अगर राजा रियाज ऑपोजिशन में है और वो पार्लियामेंट नेशनल गवर्नमेंट नहीं है, तो सर इससे बेहतर तो तारीख में 75 साल में नहीं हो सका, या आइंदा भी मैं नहीं समझता राजा रियाज से बेहतर कोई ऑपोजिशन लीडर मिल सकता है। अगर इससे कोई बेहतर मिल सकता है जिसने कहीं कोई रोड़े नहीं अटकाए, तो सर और इससे ज्यादा क्या होगा? ऑपोजिशन लीडर तो आपको मजबूत चाहिए। देखिए हो क्या रहा है कि शहबाज शरीफ साहब माजरत के साथ डिलीवर नहीं कर सके, तो सर अब कैसे करेंगे? बता दूं कि ये आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत से लोग कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, इस वक्त ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब नेशनल गवर्नमेंट बनेगी वो वक्त बताएगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर आएगा। सर देखिए ना, डार्क हॉर्स भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है ना, जब रेस के मैदान में होता है तो जिसको बोलते हैं जो फेवरेट घोड़ा होता है, उसको कभी कभार खींच लिया जाता है जरा से सेटल से, और उसके बाद पीछे से घोड़ा आके आगे आ जाता है। ओहो, तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है महमूद मौलवी साहब जो बात कर रहे हैं। इमरान शफकत साहब, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं कि महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं तो कहीं कोई बात तो होगी, ऐसे तो नहीं है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब सबको इकट्ठा करें, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की तरफ भी चले, पता लगे कि वो तो फिर पीछे हट गए हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब और नेशनल गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म कर सकी, वो PDM की एक नेशनल गवर्नमेंट ही थी, तो अब सर कैसे कर देगी इमरान शफकत साहब? अब एक आम आदमी कैसे यकीन कर लेगा एक नेशनल गवर्नमेंट बड़ी अच्छी नहीं? देखिए नेशनल सर, और अगर अपोजिशन नहीं है तो 10 महीने हमने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब मेजॉरिटी पाकिस्तान की है सर, आधा आबादी के लिहाज से 12 करोड़ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 5-6 करोड़, तो अब ज़्यादा 75% आप चले कर लें, तो वहाँ हमने कोई नहीं देखा कि हमने कोई इंतज़ामी तौर पर देखा हो कि कोई हमारी डायरेक्शन अच्छी हो गई है।
कोई इस्तीज़ा सड़कों पर हमने नजर आया, कोई पुलिस से लोगों की शिकायत खत्म हो गई है, ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं कि हम एक वाइब्रेंट देखें कि यार ये सूबे बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म करने लगे थे, क्योंकि कोई वहाँ तो कोई मसला ही नहीं ना किसी किस्म का, जिस तरह आप चाहें जो मर्जी कर लें आप, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन 10 महीने में कोई हमने नहीं देखा। आज पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में आप सर्वे करवा लें और उनसे पूछ लें कि 10 महीने आप समझते हैं कि ये निगरान सेटअप जो है इसने किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कोई बेहतर परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है 90% कहेंगे नहीं। तो फिर सर नेशनल गवर्नमेंट करके या ये करके हम बड़ा स्मूथ चल जाएंगे, 5 साल गुजार लेंगे, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी? देखें, बात यह है कि 2018 से ऑनवर्ड, बल्कि 2018 से भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2017 से ऑनवर्ड, जुलाई 2017 से ऑनवर्ड, पाकिस्तान के अंदर तो कोई सियासी ओरिजिनली कोई डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं चला। पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 2018 से ऑनवर्ड, 2017 जैसा मैंने पहले कहा, वो तो चीज़ें कोई पीछे से बैठ के हैंडल कर रहा था, चीज़ें हैंडल हो रही थी, चल रही थी, और वो एक जिसको आप कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट ऑन था या जो भी था, वो चीज़ें तो किसी और के हाथ में थी। पॉलिटिकल पार्टियों का मसला सबसे बड़ा ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां वक्त के ऊपर, जो इब्सार आलम साहब ने बात कही थी या जो उन्होंने करके दिखाया है, ये हमारी सियासी जमातें वक्त आने के ऊपर नहीं करती। चेयरमैन पीटीआई ने जब वो इक़्तिदार से निकाले गए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बन गया, आ गया, चल गया, तो फिर उन्होंने कहा कि जी कि मैं तो शॉर्ट्स कॉल ही नहीं करता था, ये तो कोई और करता था। तो बात ये है कि जब आपको हकायक तस्लीम करने पड़ेंगे, मेरी गुजारिश सुन लें, हम पिछले मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 2017 से ऑनवर्ड यहाँ पर जिनकी हुकूमतें बज़ाहिर थी, उनकी हुकूमतें नहीं थी। यहाँ पर जो काम हो रहे थे वो काम कुछ और लोग कर रहे थे। तो डिस्क्रेडिट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां हो चुकी हैं। अब नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जी नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट एक नया फिनोमेना दे रहे हैं मौलवी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपकी वाली बात कि फिर ये जो निगरान हुकूमतें कायम है, अगर आपने इलेक्टेड वो नेशनल गवर्नमेंट ही बनानी है तो फिर ये निगरान हुकूमतें चलने दें। बात यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका जो हल है वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि हल क्या है, लेकिन वो हल पेश नहीं कर सकती, वो इतनी जुर्रत नहीं रखती कि वो खड़े होकर कहें कि हल नंबर ये है 1, हल नंबर 2 ये है, आप बताएं कि हमने 1 की तरफ जाना है कि 2 की तरफ जाना है। सही। अच्छा, तो अभी चीजें अपनी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां, जैसी तैसी भी हैं। अच्छा, अगर उनकी गुंजाइश निकलती है, अगर उनकी कोई स्पेस बनती है इस सिस्टम के अंदर, जो पता नहीं वो इसको हाइब्रिड आपने कहना है या जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला कहना, जो भी कहना है, उसमें अगर कोई गुंजाइश बनेगी, कोई फैसला करने का इख्तियार उनके पास होगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और जिस तरह आप लाडला प्लस कहा जा रहा है, सर हाइब्रिड प्लस कह लेते हैं, या आप जो जेनेटिक्स का कह रहे हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक। अच्छा महमूद मौलवी साहब, अब बिलावल साहब कह रहे हैं जी लाहौर से नहीं होगा अगला वज़ीर-ए-आज़म। आपने भी इस तरह की बात की कि पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या हो जाए। शहबाज शरीफ आपकी नज़र में परफॉर्म नहीं कर सके, अब आपकी जमात के हालांकि उसमें लोग थे उस काबीना में, लेकिन वो किस तरह से परफॉर्म नहीं हो सका, वो एक अलग बहस होगी। अब मियाँ साहब भी आपको लगता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद मुश्किल हो, तो फिर सर क्या लोधरा से हो सकता है कोई वज़ीर आज़म अगला? देखिए, ये नहीं पता कहाँ से होगा, ये मैं जो है ना कोई फालची नहीं हूँ, मगर ये मैं बता दूँ कि बहुत सी दफ़ा आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो बहुत फेवरेट होते हैं ना वो होता नहीं है। अच्छा, तो मैं अपने ज़ाती राय दे रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है जिस सिमत में जा रही हैं उस सिमत में जो है मेरे हिसाब से कोई जो है नया आदमी आएगा। जो फेवरेट है मेरे अंदाजे के मुताबिक, फेवरेट जो हॉर्स है इस वक्त वो मार खाएगा। मैं असल में रेस का पुराना बूढ़ा आदमी हूँ, खिलाड़ी एक ज़माने में होता था, इसलिए मैं रेस की बात कर रहा हूँ। रेस में बहुत होता था कि जी फेवरेट फेवरेट फेवरेट, और हमने देखा कि जी फेवरेट ने मार खा लिया, तो ये बहुत नॉर्मल होता है। अच्छा सर, उसकी वजह क्या है? अगर आप देखें 2013 में भी पता लग रहा था मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, बन गए। तो अब अगर सारी पार्टीज ही नून लीग की तरफ जा रही हैं और एक नेशनल गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा हो जाएगी, तो फिर क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब? वो ऐसे तो नहीं आए जिस तरह हम उनको देख रहे हैं, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, केसेस में जो रिलीफ मिल रहा है। इनकी पास हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी पास हिस्ट्री ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, अभी आप देखें ना लंदन में बैठ के जो स्टेटमेंट्स आई, फिर उसके बाद उनको फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब वापस यहाँ से पाकिस्तान से लंदन गए, फिर वो स्टेटमेंट्स पूरी चेंज हो गई,
आप लोग मेरे ख्याल से सब नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि स्टेटमेंट जब आ जाएगी ना, आप ये देखें ना, लंदन से 1 माह पहले क्या स्टेटमेंट आया था, उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। तो इन चीज़ों को आप ये ना समझे कि जो लोग समझदार हैं वो जो है आज आप कहेंगे नहीं और फिर कल हाँ, तो वो बहुत सोच के डिसीजंस लेंगे। लेकिन महमूद वली साहब, जिनको आप समझदार कह रहे हैं, वो उन्होंने सोच समझ के मियाँ साहब को वापस लाए, और मियाँ साहब ख्याल है कि उनको अगर आप नहीं बनने देंगे वज़ीर-ए-आज़म, वो चुप करके बैठ जाएंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो है इंसान की मजबूरियां होती हैं तो आदमी बैठ ही जाता है। कुदरत का खेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मजबूरी होगी तो क्या करेंगे। अच्छा इमरान शौकत साहब, ये मजबूरी अपनी जगह, एक तरफ हम देखते हैं आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप, फिर वही कि रियासत बचाने के लिए इकट्ठे चलने की बात हो रही है, कहीं इसका डिनाइल भी आता है कि जी कहीं फ़ोन कॉल नहीं हुई, वो आपस में मिलेंगे नहीं। नीचे हम देखते हैं बिलावल साहब ने तोपों का रुख उस तरफ किया हुआ है कि जी नहीं बनेगा लाहौर से वज़ीर-ए-आज़म, उसका नून लीग भी जवाब देती है। तो ये आपको लगता है ये फिर कोई नूरा कुश्ती है, ये कोई वोट सिर्फ लेने के लिए है, अगर आगे जाकर फिर दोबारा इकट्ठे होना, अभी हाल ही में इकट्ठे थे, या कोई जेन्युइन कोई है इख्तलाफ? नहीं, देखें, नूरा कुश्ती तो मैं इसको नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि क्या अगर आप जरदारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो फिर उनको पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर देनी चाहिए, नून लीग में जम हो जाना चाहिए। उनका अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा, उनका अपना कोई मंशूर होगा और वो उसी की बात करेंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक होता है कि वो हुकूमत हासिल करने के लिए सियासत करती है, अपना जो प्रोग्राम होता है, जो अपना मंशूर होता है, उसको नाफज करने की कोशिश करती है। तो इलेक्शन के माहौल में यही बात हो सकती है। इलेक्शन के माहौल के बाद जब नताइज आएंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। बाजी में भी वो इकट्ठे बैठे हैं, आगे भी चल के बैठ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा वोट ले ले, बहुत ज़्यादा सीटें ले ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके साथ इत्तेहाद हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इसमें ये कोई मानत तो नहीं है ना कि इत्तेहाद नहीं हो सकते, फलां के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। ये उनके ना मंशूर में लिखा हुआ है, ना उनकी कोई इस तरह की दुश्मनी है। तो सियासत में तो इस तरह की कोई चीज़ हरफे आखिर होती भी नहीं है। बात रही जहाँ तक जो गुफ्तगू हो रही है कि नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, तो वो मौलवी साहब जाहिर है कि वो सियासतदान है, वो ज़्यादा ज़ीरक आदमी है, जहाँ दीदा आदमी है, उनको ज़्यादा बेहतर हमसे पता है। लेकिन बात ये है कि सियासतदान जो है वो छोले तो नहीं बेचता। सियासतदान जब सियासत करेगा तो फिर किसी वकील से भी अच्छी सियासत करेगा। सियासतदान जब सियासत करेगा तो किसी जज से भी अच्छी सियासत करेगा, वो किसी रिटायर्ड अफसर से भी अच्छी सियासत करेगा। सियासतदान की फील्ड है। तो अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि पहले से मियाँ साहब ने खुद से डिसाइड किया हो कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये तय हो कहीं पे कि जी कि मैं आखिरी वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार हूँगा, लेकिन जब जो ही इलेक्शन आएगा तो मैंने रेस्ट करनी है। ये भी किसी ने कहा हो सकता है मियाँ साहब को कि मियाँ साहब हर दफा मसला हो जाता है, इस दफा आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन आप जरा पीछे बैठे किंग मेकर बने। बिल्कुल सही। हो सकता है नवाज शरीफ साहब को ये बात पसंद ना आए एन वक्त के ऊपर, अभी वो माने हुए हों, आगे चल के कहें कि नहीं यार चौथी दफा भी मैंने आना है, इलामती तौर के ऊपर ही सही, लेकिन ये काम मैं ही कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा, तो सियासत में कोई चीज़ जी चूँकि सर हम ब्रेक के बाद भी इमरान साहब हमारे साथ हैं, लेकिन महमूद वली साहब का मैंने शुक्रिया अदा करना है। मेरे पास 2 मिनट हैं। महमूद वली साहब, आखिर में अगर ये नेशनल गवर्नमेंट भी लोगों के काम ना आ सकी, जिस तरह हमने 16 महीने में देखा, मैं तो उसको भी नेशनल गवर्नमेंट ही एक तरह से कहूँगा, लेकिन तो फिर सर क्या होगा? लोगों में और मायूसी, पहले इन जमातों को देख के लोग तो मायूस हैं, इसीलिए तो आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई कि जनाब कोई रास्ता तो है। लोग, इमरान शौकत साहब भी कह रहे हैं कि डिसल्यूजन है, लोगों को नज़र नहीं आया कि उनके मसाइल हल हो सकें। बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। मैंने आपको अभी अख्तर मेंगल साहब का, महमूद अचकज़ई साहब का जिक्र किया है कि वो कितने इस वक्त सीख पा हैं। तो सर फिर ये ना हो कि सारी पार्टीज़ जो हैं वो एक फ्लॉप नज़र आएँ और फिर कोई और रास्ता बन जाए कि देखें जी ये सारी पार्टीज़ ही फारिग हो गई हैं, तो अब देखें इनमें कोई भी इस काबिल नहीं था, हम आकर मुल्क संभालते हैं। देखिए, ये मेरे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इस बात के इम्कानात हैं, मगर मैं जो है पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहा हूँ कि सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो मिल के
और अगर उनकी नीयत हो तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जी सही। बुहरान से निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। माजरत मुझे ब्रेक लेनी है, न्यूज़ अपडेट से हैं। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद इमरान शफकत साहब हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे कि इंतखाबात साफ शफाफ होंगे और इसके इकनॉमिक इम्पैक्ट्स पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। 8 फरवरी इलेक्शंस की तारीख सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि अब शुकूक व शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है, इसके आगे पीछे कोई बात ना करे। मगर अब इलेक्शन कमीशन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए। तारीख तो चलें सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और किसी ना किसी तरह तय हो गई, लेकिन अब बड़ा मरहला ये है कि किस तरह ऐसे इलेक्शंस हो सकें कि जिस पर कोई एतराज़ ना करे। पाकिस्तान का माजी इस चीज़ से भरा पड़ा है कि कभी कोई इलेक्शन ऐसे नहीं है जो हम कहें कि जी जो मुतनाज़ा नहीं थे। एक इलेक्शन हमने देखा और उसमें बहुत सा हमने फिर मसला भी देखा। अब बात यह है कि जी इलेक्शन कमीशन कह रहा है आम इंतखाबात से पहले तमाम मुल्क में जितने बलदियाती नुमाइंदे हैं उनको मुअत्तल किया जाए 90 रोज़ के लिए, ताकि ये लोग इन्फ्लुएंस ना कर सकें। मगर इमरान साहब, अभी तक इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से किरदार है, क्या आप समझते हैं कि उसमें इतनी कैपेसिटी है, या जो आज हम माहौल देख रहे हैं इसमें हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन हम देखेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस देखेंगे? देखिए जी, साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी फितरत है, हमारी जो आदत है, हमारे तो वो कमेटी डालनी हो और कमेटी निकाली जाए तो वो उस पर भी हम लोग इतराज़ कर देते हैं कि धांधली हो गई है, वो जो पर्चियाँ डाल के कमेटी डाली जाती है। तो हमारे यहाँ तो मिजाज किसी को जीतता हुआ देखना और उसको फिर बर्दाश्त कर लेना, ये हमारा कौम का मिजाज है नहीं। तो इमरान खान साहब या चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो उनके लिए हमेशा जितने इन्होंने इंतखाबात लड़े हैं, पहले तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कोई अपनी सीट से ज़्यादा कोई सीटें ले सकें, लेकिन जो ही उनको खड़ा किया गया, बनाया गया, तो और मैं 2008 वाले इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी कि बस मैं जीता नहीं तो लिहाजा धांधली है। इसी तरह जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें भी हमने इसी तरह का एक्शन रिप्ले देखा कि आरटीएस का मामला हमने ले लिया कि आरटीएस बैठ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं किसी को बेल आउट नहीं कर रहा इसके ऊपर, मिजाज की बात है, मिजाज भी है, मसाइल भी अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन अगर आपने इंतखाबात ये वाला जो धांधली वाला इल्ज़ाम है अगर इसको ख़त्म करना है तो फिर इन्हीं सियासतदानों को बैठ के कुछ ना कुछ आपस में करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी वो है जो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी दी गई है पाकिस्तान की पार्लियामान ने, जो उसको दे रखी है, जो कानून ने दे रखी है, वो जितना बाअसर हो सकता है उतना वो असर दिखा देता है, जितना वो बाअसर नहीं होता। मिसाल के तौर के ऊपर ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन कमिश्नर है जो जज नहीं है। अदरवाइज तो हमने तय किया हुए हैं कि फलां ओहदे के ऊपर फलां शख्स ही होगा, फलां प्रोफेशन से होगा, तो उन्होंने तो पाकिस्तान की उस तरह से कभी भी कोई खिदमत नहीं की। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंतखाबात के जो नताइज होते हैं, ये मुल्क दो लख्त हो गया, मतलब मार्शल लॉ लग गए, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। तो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी वही है जो पाकिस्तान की पार्लियामान ने उनको दे रखी है, और पाकिस्तान की पार्लियामान का मतलब है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने। तो पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर मसला ठीक करना चाहती हैं तो एक आध इलेक्शन का जो भी नतीजा निकलेगा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा खंदा पेशानी के साथ, और उसको मानना पड़ेगा, मान के फिर आगे चलना पड़ेगा, फिर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इंडिया में इस तरह तो नहीं होता, हमारे साथ ही आजाद हुआ था भारत जो है, वहां का इलेक्शन कमीशन, इसलिए इलेक्शन कमीशन तगड़ा है कि उस इलेक्शन कमीशन को तगड़ा बनाया गया। तो हमारे यहाँ तो वजीर आजम जो होता है वो पावर शेयर करता है किसी और के साथ, उसके अलावा वो ना पाकिस्तान की पार्लियामान के साथ पावर शेयर करना चाहता है, ना उसके आगे वो जवाबदेह होना चाहता है, ना वो किसी इदारे के अंदर इतनी रमक बाकी छोड़ना चाहता है कि वो उसके एग्जेक्टिव के इख्तियारात को चैलेंज कर सके। नतीजा क्या निकलता है कि वजीर आजम के पास तो जो है वो कुव्वत नाफजा तो सिर्फ जुबान ही होती है ना, रियासती मशीनरी जो होती है, जो एग्जेक्टिव की मशीनरी है सारी की सारी, वो वज़ीर आज़म के ऊपर हावी आ जाती है। आपने तो बात की है ना इदारों की कि जी सियासतदानों ने मिलकर ही करना है अगर इलेक्शन कमीशन को ठीक करना है या बनाना है,
सर वो बैठते हैं, वो कहते हैं जी नैब का इदारा होगा, इस तरह उसका चेयरमैन लगेगा, बाद में कहते हैं जी नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये देखें ये क्या कर रहा है, नैब किस तरह से कर रहा है काम, ये तो हम क्या करें। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी इसको ख़त्म ही कर दें, वो भी नहीं हम होता देखते। जब हुकूमत में आए तो उसको पहले हमने तरामीम देखी, फिर जाते जाते उसको और एम्पावर कर गए उन्हीं तरामीम में से कुछ रद्द-बदल करके। इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल है कि बना तो देते हैं, उसके बाद कहते हैं जी वो तो पता नहीं किस तरह के कंट्रोल में है, किस तरह चल रहा है। हाल तो ये है सर कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में पहली दफ़ा देखा गया तहरीक इंसाफ भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है कि निगरान हुकूमत जो फार्मूला है वो फेल हो गया, ये भी नहीं सियासतदानों ने बनाया था, वो भी नहीं चल सका। तो वो तो कोई इदारा बनाने की तरफ जाते हैं, वो चल ही नहीं पाता। देखिए जो निगरान हुकूमत वाला जो इदारा बना है या जो सिस्टम बना है, ये सोचने की बात है कि क्यों बना। ये इसलिए बना कि यहाँ पर किसी असम्बली को मुद्दत पूरी करने की इजाजत नहीं थी। 58(2)B का हम इस्तेमाल करते थे। सवाल ये पैदा होता था कि अब इलेक्शन कौन करवाएगा वरना तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है, बाकी बैठ के जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। वो जो कानून में जो दी गई होती है रायत या जो जितनी सहूलत दी गई होती है, जितनी गुंजाइश होती है, यहाँ पर जो गैर आईनी काम होते रहे, गैर जमहूरी काम होते रहे कि आपने एक सदर को इख्तियार दे दिया। पहले वो डंडे के जरिए आया, फिर उसने कहा कि मैं तो आपका मास्टर हूँ, मैंने जनाब आपकी असम्बली को भी चलता एग्जामिन करना है कि वो किस तरह चल रही है। यानी कि जो 25 करोड़ लोग या उस वक्त जितने भी करोड़ लोग थे या जितने भी वोटर थे, उनका मुंतखब जो अदारा है, करदा है अदारा, वो जिसको सदर बनाता है, यानी जो जिसका इलेक्टोरल कॉलेज है, वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ देता है। जी जी, ये मजाक था। और फिर उसके नतीजे में रद्द अमल के तौर के ऊपर ये फिर चीज आई कि जी निगरान हुकूमत वाला एक अदारा बना लेते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत वाला अदारा जो है वो बेसिकली ऑपरेट कहीं और से हो रहा होता है। ये भी बात जो है वो सबको मालूम है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी सोच है, निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। जो हुकूमत लोगों ने मुंतखब की हो, जब उसकी मियाद खत्म हो रही हो, वो इलेक्शन करवा दे। दुनिया भर में ऐसे काम होते हैं, दुनिया भर में ऐसे होते हैं। हमें ही बस हमने पहिया याद करना है, और वो हम इजाद कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि कोई एक शख्स आता है और वो अपना जो है यानी कह ले कि होता तो वो मुलाजिम है, लेकिन वो इख्तियारात बादशाहों वाले इस्तेमाल करता है और चाहता है कि वो उसको बादशाह तस्लीम भी किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कुछ मईशत पर बात कर लेते हैं कि आम आदमी की बात करें। सियासी जमातें तो हैं, इनका मंशूर भी होता है, हर कोई बात करता है कि जी हम देखें क्या तब्दीली लेकर आएंगे। अब जिस तरह से मंशूर की बात हो रही है, तो देखा जा रहा है कि इस वक्त मईशत किसी के हवाले से या आम आदमी की बात अगर करें तो कहीं कोई तवज्जो नहीं नज़र आ रही बाकायदा। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ हैं, हमारे मईशत है। खुर्रम शहजाद साहब, ये जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जी हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मिसाल के तौर पर कि जनाब प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की जाती है, जब आते हैं तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, निगरान सेटअप है, वो कोशिश कर रहा है जी PIE का करते हैं। अभी अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी नई बनी है। अलीम खान साहब ने तकरीर में कह दिया जी 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा मुफ्त, पेट्रोल हम आधी कीमत पर मोटरसाइकिल वालों को देंगे। क्या ये मुमकिन होता है, या ऐसे वादे कर लेते हैं कि आकर करते ही नहीं, और जो करने के काम भी होते हैं वो भी नहीं करते? शुक्रिया बहुत बहुत जी। देखिए, पहली बात है, इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के नारे लगाए जाते हैं और वो एक्चुअली ऐसा करते भी हैं, बट ये एक्चुअली नुकसानदेह है। आवाम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये ड्रग होती है। अगर आप ये कहते हैं कि जी पेट्रोल हम आधा करके बेचेंगे, बिजली आधी करके बेचेंगे, तो कहाँ से पूरा करेंगे, ये आवाम को पूछना चाहिए। ये हमें पूछना चाहिए कि आप कहाँ से पूरा करके देंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे बिजली आधी होगी, कैसे पेट्रोल आता होगा। जो मुल्क पे तो कर्जे चढ़े हुए हैं, मुल्क के तो टैक्सेस पूरे नहीं होते, मुल्क के तो खर्चे पूरे नहीं होते, मुल्क के ऊपर तो रुपया देखें कहाँ से कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ जो है वो शरह सूद चली गई है। कर्जे, आप इंटरनेशनल कर्जे देखें, मतलब हमारे फॉरेन कर्जे देखें, लोकल कर्जे देखें, हमारे पास डॉलर्स नहीं है वापस देने के लिए। हम 24 मरतबा IMF प्रोग्राम में जा चुके हैं। तो अगर यही चीज़ें हम करेंगे तो ये बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हम इस तरह के नारे, देखिए पॉलिटिशियंस नारे लगाते हैं, उनको आप मना नहीं कर सकते, उनका एक नैरेटिव होता है, वो वोट के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ये डिलीवर करने के लिए जो ज़रूरत है उसकी हमने कोई उसकी प्लानिंग की है, हमें ये सवाल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऐसा करना नामुमकिन होगा इस बार, क्योंकि ये कोई आम चैलेंज नहीं है अब। और मुझे यही प्रॉब्लम है इस वक्त कि कोई भी पॉलिटिशियंस हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनका प्लान नज़र नहीं आ रहा, ना हम उस पर बात कर रहे हैं कि आपके पास इसका हल क्या है, प्लान क्या है, चैलेंज क्या है। आपको ये पता है कि चैलेंज क्या है, डेप्थ कितना है प्रॉब्लम
ये पता है आपको? इस तरह के हम सवाल करें ताकि 3-4 महीने में सामने आ सकें वो लोग जो प्लान करके बैठे हैं, जो वाकई डिलीवर कर सकते हैं, जिनके पास कॉन्क्रीट प्लान है। तो हमें ये सवाल करना चाहिए। अच्छा, अब ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इन्होंने एक सर्वे किया है, तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है और 18 अहम मसाइल और सेक्टर्स का इन्होंने इंतखाब किया और इसमें इन्होंने देखा कि जी लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इलेक्शन, काबीना, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, बजट साजी, SOEs और इसी तरह से इंटरनेट वगैरह, इसके अलावा कर्ज़ों का इंतजाम, तरक्याती बजट, रियल इस्टेट, ज़राअत, तवानाई, टैक्सेशन, टैरिफ, तिजारत, इस पर तहकीक की। और हैरान कुन तौर पर जो बड़ी 3 पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी के पास 18 में से 17 शोबों के मसाइल का हल प्लान में मौजूद ही नहीं, 18 शोबों में से 13 मसाइल का हल PTI के पास नहीं, 18 में से 12 शोबों का हल नून लीग के पास नहीं। तो जो असल मसाइल होते हैं उसका कोई प्लान ही नहीं। इसका मतलब है खुरम साहब ये लेकर आते हैं, सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो दे देते हैं, हाँ जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम कर्ज दे देंगे आपको, हम रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, हम 50 लाख घर दे देंगे। वो इस तरह के नारे सिर्फ लगाते हैं। जो असल मैंने आपके सामने ये सारी तहकीक रख दी है, उस पर इनका एक्चुअल प्लान कोई नहीं होता, सिर्फ एक दिखावा होता है लोगों को दिखाने के लिए। तो वो तो मैंने आपके सवाल से पहले ही आपको जवाब दे दिया ना कि देखिए मेरा कंसर्न ही यही है कि इस वक्त जो देखें ये तो बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें रिजॉल्व करने हैं। ये जो आप 10, 12, 15, 16, 18 एरियाज आपने गिनवाए और आपने कहा कि जी इसमें से आधे क्या 70-80% भी जो है इनके पास कोई प्लान नहीं है। देखिए मेरे लिए यही तो प्रॉब्लम है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने वोट लेना है, वो क्या ये सोच रही हैं? चले अब प्लानिंग तो एक तरफ कि आपके मंशूर का हिस्सा वो होना चाहिए या वो प्लान होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ क्या डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम भी समझ आ रही है इस वक्त कि इस वक्त कितनी गहराई में हम जा रहे हैं। अभी थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है IMF की तरफ से, ये 2 रिव्यूज़ हैं, ये किसी तरह हम इंशाल्लाह क्रॉस कर जाएंगे, इन पे हम काबू पा जाएंगे, इनको हम अवेल कर जाएंगे। आपको ये पता है कि जो हुकूमत में आएगा, चाहे मखलूत हुकूमत हो या मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, वो क्या ये समझ रहा है कि इस वक्त डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? आपके फाइनेंशियल सेक्टर को भी जो है वो थ्रेट है इस वक्त, इंटरनेशनली भी जो है आपकी डेट को जो रिस्ट्रक्चर होना है, आपका कंट्री दोबारा डिफॉल्ट पे पहुंच सकता है। अभी आपको ब्रीदिंग स्पेस मिली है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हंट डाउन किया है स्मगलिंग पे और करेंसी जो है स्पेकुलेशन पे। उसके साथ साथ जो है आपके पास IMF आया है, निगरान हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं और जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो गवर्नेंस से रिलेटेड है ना, ये तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं। क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको देखिए कंट्री को एक डायरेक्शन में भी लेके जाना है, एक विजन भी देना है, साथ साथ शॉर्ट टर्म एडॉक बेसिस पे भी आपने कुछ चीज़ें हल करनी है। 3 से 5 साल के प्लान्स भी करने हैं और 50 साल का प्लान भी लेके आना है। इस वक्त तो प्रॉब्लम ये है कि चैलेंज इतना बड़ा है कि आप इस वक्त चैलेंज को फाइट करते हुए ही गवर्नमेंट 2 साल लगा देगी, नया प्रोग्राम आपको लेना पड़ेगा 10-12 अरब डॉलर का, फिर इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट को आपने बेहतर करना होगा, एनर्जी को बेहतर करना होगा, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जी और इन्फ्लेशन के साथ भी आपने डील करना है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, ये चैलेंज कोई नहीं समझ रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप तो बात कर रहे हैं ना कि जी मंशूर का हिस्सा हो, मैं तो कह रहा हूँ चैलेंज ही समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा है, कोई चैलेंज तो समझ रहा है। अच्छा खुरम साहब, मेरे साथ इमरान शफकत साहब भी हैं। अब हमने शुरू में जो बात की उसमें ये था कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जा रही है, इसीलिए कि जी चैलेंज बहुत बड़े हैं, ये भी कुछ सियासतदान बात कर रहे हैं। इमरान साहब, अभी जिस तरह जो इशारों की बात होती है या जी हवा बनाई गई और वो सारा, अब वो नून लीग के लिए है, तो क्या इसहाक डार साहब भी हैं? क्योंकि उनको इलेक्शन सेल का भी बना दिया गया। अब बात की जाती है मियाँ साहब की तरफ से 2017 से हम शुरू करेंगे, वही था, तो वो इसहाक डार साहब पर तो बड़ी तनकीद भी होती रही कि वो चीज़ें नहीं संभाल सके। तो हम तो वही देख रहे हैं कि फार्मूला तो उसी तरह का ही बनाया जाएगा। तो आपको लगता है कि उससे कोई बेहतरी आ जाएगी या इसहाक डार की परफॉर्मेंस ओवरऑल, आप क्या कहते हैं इमरान साहब? लेकिन बात यह है कि इसहाक डार साहब का, अगर आपने सलीम साफी साहब के साथ इंटरव्यू सुना हो तो उसमें उन्होंने माजी के कुछ वाकयात गिनवाए हैं आपको, और उन्होंने बताया है कि मामला गड़बड़ कहाँ से हुए थे और मालियाती अमूर के ऊपर कुछ लोगों के मुतालबात कुछ और तरह के थे। बात यह है कि हमें पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव है, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, उसके जो स्ट्रक्चरल जो उसके अंदर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उसके खुदोखाल बुनियादी तौर पे तब्दील करने पड़ेंगे। वो सबको पता है कि वो मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है वो है पाकिस्तान। मैं अगर आपको एक मंजर बताऊं कि एक बहुत बड़ा सा गड़ा है और उस गड़े के ऊपर वाली सतह के ऊपर या उसके बाहर किनारे के ऊपर कुछ सूटर बूटर लोग बैठे हुए हैं और दुनिया उनको पाकिस्तान समझती है, उन्हीं के साथ रब्ता करती है, और जो गड़े के अंदर हैं वो 25 करोड़ लोग हैं।
और बाकी दुनिया को नहीं पता कि इनके साथ वो क्या लोग कर रहे हैं कि नहीं। इसको रूलिंग एलीट कहते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, जिसके साथ दुनिया भी राब्ता करती है, जिनके साथ दुनिया राब्ते में होती है, जिनके साथ राब्ते में होना चाहिए उनके साथ वो राब्ते में नहीं होती। और वो कैरी लूगर बिल एक दफा आया था, आपको पता होगा फिर उस पर क्या क्या कुछ हुआ था। तो बात सिर्फ ये है कि जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, रेडिकली जहां पर काम करने की जरूरत है, जहां पर जिसको कहते हैं रेडिकल सर्जरी की जरूरत है, वहां पर हम जाना नहीं चाहते। सही, वहां पर हम बात करना नहीं चाहते। ना हमारा कोई सियासतदान बात करना चाहता है। एक एलीट कैप्चर का वो की जद में है पाकिस्तान, और उस एलीट कैप्चर के जो करैक्टर्स हैं वो अपना रोल तब्दील नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो एलीट कैप्चर की बात है खुर्रम शहजाद साहब, क्या IMF हमें ज़बरदस्ती उससे निकालेगा कि जी आप जो रियल एस्टेट है उस पर भी लगाएं, आप ज़राअत पर भी लगाएं, आप जनाब टैक्स जो है वो ज़्यादा इकट्ठा करें? आपको लगता है कि उस तरफ अब काम होगा? क्योंकि ये प्रोग्राम तो खत्म हो रहा है और कहा जा रहा है IMF की ही वजह से हमें इलेक्शंस की डेट देनी पड़ी है, क्योंकि मार्च तक का ही वक्त था। तो अब मार्च में हमें एक प्रॉपर प्रोग्राम में जाना होगा और उसकी शराइत तो और भी सख्त होंगी। देखिए, एक वक्त था उसामा जब जो है IMF आपको पैसे देता था और आप पे ट्रस्ट करता था कि जी आप अपने आप को ठीक कर लेंगे मेरे पैसे को इस्तेमाल करके। फिर एक वक्त आया, उसने कहा कि जी देखें आप मेरे पैसे को इस्तेमाल करें लेकिन आप भी कंडीशंस पूरी कर लें। फिर एक वक्त आया कि उसने ये कहा कि जी आप मेरा पैसा उस वक्त लेंगे पहले आप कंडीशंस पूरी करें। और अब अगर हमने जो है वो सही काम नहीं किया तो मुझे लगता है अब ये वक्त आएगा कि जी पहले ये सारे डिसीजंस लें, इनके इम्पैक्ट्स आएंगे, आप उनको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे या शायद पैसे ना मिलें। और 24 प्रोग्राम हो चुके हैं, दुनिया का ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम लेके बैठा हुआ है। तो देखिए, ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम किसी का पैसा लेके उसे कितना अच्छा इस्तेमाल करके अपना भी फ़ायदा करते हैं और उनको भी वापस पैसा देते हैं ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी भी दुनिया में बनी रहे। वो उसी वक्त होगा जब हम उसको वैल्यू करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू करेंगे जो हमें मिलती आई है 23वें प्रोग्राम में, 24वें प्रोग्राम में, और फिर एक बड़ा प्रोग्राम और आने जा रहा है। वो सर थोड़ा सा ही समझा दें हमें क्या करना है सर। हम जब बात करते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिस्ट तो है नहीं, तो बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई जनाब, हमने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्स उस पर बढ़ा दिया पेट्रोल पर, लेकिन इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। टैक्स हम फिर भी नहीं इतना इकट्ठा कर पा रहे कि हम जो है जो कर्ज की सूद की अदायगी है वो भी कर सकें। क्या करें? देखिए, बात यह है कि आपने वहाँ टैक्सेस नहीं लगाए ना जहाँ लगाने चाहिए। आपको IMF ने कहा रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, आपने नहीं लगाया। रियल एस्टेट पे टैक्स को जस्टिफाई करें, उसको बड़ा करें, इक्विटेबल बनाएं, वो नहीं किया आपने। रिटेल पे टैक्स उसने कहा लगाएं, आप रिटेल पे आपने टैक्स नहीं लगाया। आपको कहा कि एग्रीकल्चर से टैक्स लें, आपने उसको बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, ना आप कलेक्ट करते हैं उसको। आपको कहा प्रोफेशनल्स पे टैक्स लगाएं, आप नहीं लगाते, आप उन्हीं को टैक्स करते हैं जो टैक्सेस जो है दे रहे होते हैं। तो मुझे बताएं, IMF के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं, और IMF क्यों करे आपके लिए? IMF कहेगा जी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मेरे पास भी जो पैसा मुझे दे रहा है वो भी उसका मैं ट्रस्ट, उसका मैं कस्टोडियन हूँ। अगर मुझे पीछे से 20 ममालिक पैसा दे रहे हैं आपको देने के लिए, तो मुझे उसको जवाब देना है। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑप्शंस कम होती जाएंगी अगर हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, जिसमें टैक्सेस का सही जगह लगाना, खर्चों को कम करना, बिजनेस से निकलना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एनर्जी को ठीक करना, ये 4-5 बड़े एरियाज हैं। पेंशन्स को ठीक करना, ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करना, तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, फूड, इन सब चीज़ों पे लगाना, ये बेसिक्स हैं। इनको आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी हालत ख़राब होती जाएगी। ये बेसिक्स हैं दुनिया के, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हमारी हालात क्या है और हमें समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ बेसिक्स को ठीक करना है, वो ठीक करेंगे। IMF भी खड़ा होगा, वर्ल्ड बैंक भी खड़ा होगा, दुनिया भी आपके साथ खड़ी होगी, आपकी जो है कोई सुनेगा भी। आज आपकी कोई नहीं सुनता, इसलिए नहीं सुनता कि आपके यहाँ वो चीज़ें नहीं है। आप रफली बता दें, हमने अभी देखा गवर्नमेंट्स भी देखी हैं हर तरह की, पिछले 5 साल की बात कर लें, उसके बाद 16 महीने, फिर देखा केयर टेकर सेटअप भी काफ़ी 10 महीने हो गया या विफाक में हो गया। 100 में से आप कितने % समझते हैं कि ओवरऑल हमने ये पिछले 2 साल में या 5 साल में इतने काम कर लिए कि हम समझे कि हम सही डायरेक्शन में चले गए? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। 100 में से कितने % हमने उस तरफ सफ़र किया अभी तक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने 100 में से कोई % उस तरफ गए जिस तरफ हमें जाना चाहिए था। वो 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, हम पिछले 20-25 सालों से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी हमारा ये हाल हुआ। ये ऐसा नहीं है 1-1.5 साल में किया है या पिछले 4 महीनों का है या पिछले 5 सालों का है। ये 30-40 साल का जो है ना, ये डायरेक्शन चेंज है आपका। आपने ब्यूरोक्रेसी को ख़राब किया, आपने पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने जो है वो गलत हायरिंग की, गलत अपनी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया, गलत तरीके से चीज़ों को डील किया, तो डेफिनेटली उसका दिहाइयों का मसला है और अभी तक हम ठीक करने की तरफ भी नहीं बढ़े। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका, सईद इमरान शफकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अब पता चला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।